तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहन। तो आज आप लोगों का हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो हिस्ट्री का पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो पहला लेक्चर देखेंगे और फिर आकर के दूसरा लेक्चर देखेंगे। बहुत ज्यादा बात नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। जो फ्रांस में 1830 में क्रांति हुआ था उसका कारण क्या था। तो बोल रहा है कि मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, सबसे पहले आप समझो कि प्रतिक्रियावादी नीति क्या है। तो एक ऐसा राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा जो नए जो भी विधि व्यवस्था है उसका विरोध करे और जो अतीत जो पुराना विधि व्यवस्था था उसका समर्थन करे, उसे हम बोलते हैं प्रतिक्रियावादी नीति। तो जो हमारे मेटरनिख थे ये क्या थे जी, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। मतलब ये जो नया विधि व्यवस्था था उसका ये क्या करते थे, विरोध करते थे, और जो अतीत में विधि व्यवस्था था उसका समर्थन करते थे। दूसरा कारण है चार्ल्स दसम का निरंकुश शासन। यानी जो अपना चार्ल्स दसम था उसका निरंकुश, निरंकुश का मतलब क्या होता है जी, जिसमें दया करुणा की भाव नहीं हो उसे हम निरंकुश कहते हैं। जिसमें अंकुश की भावना नहीं हो, मतलब जो पूरी तरह से क्रूर हो, जिसमें दया की भावना नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, निरंकुश बोलते हैं। आगे है चार्ल्स दसम द्वारा जनतंत्रवादी भावना। चार्ल्स दसम क्या चाहता था जी, कि जनतंत्रवादी था, मतलब लोगों के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था चलाया जाए। तीसरा कारण है अगला कारण है उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध करना। जितने भी उदारवादी लोग थे वो चाहते थे कि अभिजात वर्ग जो व्यवस्था का ये क्या करते थे जी, विरोध करते। अब देखिए जो क्रांति होने के बाद से क्रांति का क्या क्या परिणाम निकला। जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताएं, तो आप लिखिएगा 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण है। पहला कारण क्या लिखिएगा जी, मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी नीति। दूसरा क्या लिखिएगा कि चार्ल्स दसम का निरंकुश शासन। तीसरा क्या लिखिएगा कि चार्ल्स दसम द्वारा जनतंत्रवादी भावना। और उसके बाद अब क्या लिखिएगा कि उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग व्यवस्था का विरोध करना। ये कुछ कारण है जो कि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण रहे थे। अब क्रांति के बाद से परिणाम क्या क्या देखने को मिला, तो हम देखेंगे कि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या रहे। क्रांति होने के बाद से क्या क्या चीजें बदली, उससे क्या क्या परिणाम निकला, इस चीज को हम देखेंगे। तो 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम यहाँ है कि चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। जब क्रांति हुआ 1830 में, तो उस समय 1830 में चार्ल्स दसम फ्रांस का क्या था जी, राजा था। तो इसने क्रांति के बाद क्या किया, अपना गद्दी त्यागा, राजपाट त्याग करके ये कहाँ पे चला गया जी, इंग्लैंड पलायन कर गया, इंग्लैंड चला गया। फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हुआ। क्या हुआ इसके बाद क्रांति के कारण क्या हुआ जी, परिणाम क्या निकला कि एक तो हुआ कि चार्ल्स दसम जो थे वो अपने राजगद्दी को त्याग करके कहाँ पे चले गए, इंग्लैंड के लिए पलायन कर गए। उसके बाद क्या हुआ जी कि फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हुआ। मतलब यही 1830 की क्रांति हुई, इसी के फलस्वरूप क्या हुआ जी, बुर्बो वंश का पूरी तरह से अंत हो गया। अब लायंस वंश के लुई फिलिप्स का शासक बनना, और इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, लायन वंश के लुई फिलिप्स का शासन बनना। क्रांति के बाद क्या हुआ कि लायन वंश के जो लुई फिलिप्स है इनको क्या बनाया गया जी, राजा बनाया गया, इनको शासक बनाया गया। उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था, और ये जब राजा बने तो उदारवादी और संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्थाएं की गई।
यहाँ पे मेटरनिक व्यवस्था को चुनौती दी गई। जो भी मेटरनिक थे, इनकी जो भी नीतियां थी, इनकी नीति को क्या दी गई जी? चुनौती दी गई। अगला आपका है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति। तो ध्यान से देखो, फ्रांस में तीन क्रांति हुए थे, एक 1789 का, एक 1830 का और एक 1848 का। एग्जाम में पूछेगा कि फ्रांस में कितने क्रांतियां हुआ, कब कब। तो फ्रांस में पहला क्रांति कब हुआ? 1789। दूसरा कब हुआ जी? 1830। और तीसरा कब हुआ? 1848। ये बात आपको याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या रहे हैं। बुरा है कि लुई फिलिप्स की कमजोर नीति। जो लुई फिलिप्स लायन वंश के राजा बने, उनका जो नीति था वो क्या था जी? कमजोर था। उनका नियम वगैरह जो वो लगा रहे थे वो क्या था जी? कमजोर था। दूसरा है, लुई फिलिप्स के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बनाना। तो 1848 में ही जो लुई फिलिप्स थे वो प्रतिक्रियावादी गीजों को क्या बना दिए थे जी? प्रधानमंत्री बना दिए थे। संवैधानिक वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक, यानी कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ। ये राजा बने तो नहीं तो वैधानिक सुधार आया, नहीं ही संवैधानिक सुधार आया, नहीं ही आर्थिक, किसी प्रकार का भी सुधार देखने को नहीं मिला। पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, और ये जो राजा थे, ये जितने भी पूंजीपति वर्ग के लोग थे उन सबको अपने साथ में रखा था। लास्ट का असफल विदेश नीति। और जो लुई फिलिप्स का विदेश नीति था ये भी पूरा तरह से क्या रहा जी? असफल रहा। अगला कारण है बेरोजगारी एवं भूखमरी का बढ़ना। और फ्रांस में और भी ज्यादा क्या हो गया जी? बेरोजगारी हो गया और भूखमरी और भी तेजी से बढ़ गया। तो ये 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए, तो सबसे पहले आप बोलिएगा लुई फिलिप्स की कमजोर नीति। जितने भी मेरे प्यारे भाई और बहन देख रहे हैं, तो अब वीडियो देखने से पहले ना आप पहला वीडियो देखिए, और जब भी आपके पास वीडियो पहुंचे तो वीडियो आप देखिए, साथ में आप कॉपी कलम लेकर के, क्योंकि हर चीज को हम 2 बार आपको रिवीजन करा रहे हैं। तो आप कॉपी कलम लीजिए, इसी टाइम एट ए टाइम आप क्या बना लीजिए? नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए, तो अब क्या बताइएगा? लुई फिलिप्स की कमजोर नीति। लुई फिलिप्स के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बनाना, वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना, पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, असफल विदेश नीति और बेरोजगारी एवं भूखमरी का बढ़ना। ये जो था 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। और जब भी ध्यान से देखो, फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुआ, अब जब भी फ्रांसीसी क्रांति हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम निकला होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण परिणाम क्या क्या देखने को मिला। तो आओ देखते हैं 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। पहला क्या जी? पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ। जो पुराना व्यवस्था था उसका क्या हुआ जी? पूरी तरह से वो अंत हुआ। जो भी पुराना व्यवस्था था, तो 1848 के क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि पुराना जो भी व्यवस्था था, पुरातन जो भी व्यवस्था था, वो पूरी तरह से खत्म हुआ। द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। तब जाकर के क्या हुआ जी? 1848 के फ्रांसीसी के कारण क्रांति के कारण द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। और लुई नेपोलियन 3 को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। और इस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि लुई नेपोलियन 3 को फ्रांस का शासक, सम्राट या राजा जो अब बोलो बना दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि किस क्रांति के फलस्वरूप लुई नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बनाया गया? तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप लुई नेपोलियन 3 को फ्रांस का क्या बनाया गया जी?
सम्राट बनाया गया। दो तीन इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम कौन क्या क्या है। तो आप लिखिएगा कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम निम्न है। पहला क्या लिखिएगा, पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ। दूसरा आप लिखिएगा द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई। और तीसरा लिखिएगा लुई नेपोलियन III का फ्रांस का सम्राट बना। अब आगे है यहाँ पे, आप ध्यान से समझना। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्य में विभक्त था। 19वीं सदी के मध्य क्या था जी, इटली को 7 राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। हम देखेंगे कि इटली के मध्य इटली 7 राज्य में कौन कौन से 7 राज्य में विभाजित था। तो सुई सार्डिनिया, इसको सार्डिनिया पीडमोंटेंट भी बोलते हैं। तो जो सुई या सार्डिनिया पीडमोंटेंट या सुई सार्डिनिया जो है ये राजा का अधीन था। किसके अधीन था, राजा के अधीन था। लोम्बार्डी वेनेसिया जो है ये ऑस्ट्रिया के क्या था जी, अधीन था। आपसे पूछेगा कि लोम्बार्डी और वेनेसिया किसके अधीन था, तो किसके अधीन था जी, ऑस्ट्रिया के अधीन था। सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंड के क्या था जी, फर्डिनेंड के अधीन था। ऐसे ही आप देखिएगा तो पेपल किसके अधीन था, पोप के अधीन था। पद्मा, मोडेना और टस्कनी ये किस राजवंश के अधीन था, तो हैब्सबर्ग राजवंश के क्या था जी, अधीन था। तो ये आपके एग्जाम में पूछे सकते हैं कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। कितने राज्यों में विभक्त था, 7 राज्यों में विभक्त था। या ये भी आपसे पूछ सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि 19वीं सदी के मध्य इटली किन किन 7 राज्यों में विभक्त था और किन के अधीन था। तो ये जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है आप इसको लिख सकते हैं कि सुई सार्डिनिया राजा के अधीन था, लोम्बार्डी वेनेसिया ऑस्ट्रिया के अधीन था, सिसिली नेपल्स फर्डिनेंड के अधीन था, पेपल जो है पोप के अधीन था, पद्मा जो है हैब्सबर्ग के अधीन था, मोडेना जो है हैब्सबर्ग के अधीन था और टस्कनी भी हैब्सबर्ग के अधीन था। ये आप बहुत ही बढ़िया से याद रखना और आप एग्जाम में लिख सकते हो। आगे जो हम देखने वाले हैं ध्यान से देखिए। अब देखिए फ्रांस का कहानी खत्म हुआ, अब हम देखने वाले हैं इटली। इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। इटली को एकीकरण में बाधक तत्व क्या थे, मतलब इटली को एक करने में क्या क्या परेशानियां थी। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटरनिख ने इटली पे अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए इटली को कई राज्यों, छोटे छोटे राज्यों में क्या किया था, विभक्त कर दिया था, बांट दिया था। तो इटली कई छोटे छोटे राज्य में विभक्त था। इस कारण से इटली का एकीकरण होने में क्या हो रहा था जी, कठिनाइयां हो रहा था या बाधक बन रहा था। इटली में इटली में ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राज्यों विदेशी राष्ट्रों का क्या था जी, हस्तक्षेप था। क्या था जी, इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का, विदेशी देश का क्या था जी, हस्तक्षेप था। तो ये भी एक क्या था जी, इटली के एकीकरण के बाधक तत्व थे। आगे है बाबू, पोप का इच्छा था, जो पोप था उसका इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। मतलब पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन इटली का एकीकरण उसके नेतृत्व में हो, पोप के नेतृत्व में। तो ये जो 3 है, ये 3 मुख्य कारण है इटली के एकीकरण के बाधक में कौन है जी, तो ये 3 मुख्य कारण है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इटली के एकीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से थे, तो आप लिखिएगा इटली के एकीकरण में बाधक तत्व निम्न थे। एक में आप लिखिएगा इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। दूसरा आप लिखिएगा इटली में ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्र का क्या था जी, हस्तक्षेप था। और तीसरा लिखिएगा कि पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो।
तो ये इटली के एकीकरण के बाधक तत्व थे। अब बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। अब इटली को एकजुट करने में क्या क्या सहायक तत्व थे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बोल रहा है राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। जितने भी इटली के लोग थे उनमें सब में क्या आ गया था जी, राष्ट्रवादी विचारधारा, मतलब देश के प्रति प्रेम की भावना आ गई थी। दूसरा था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। उधर फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में जो भी क्रांति हुए थे उसका प्रभाव कहाँ पे दिखने को मिल रहा था, इटली में देखने को मिल रहा था। तो इटली के एकीकरण में ये भी एक सहायक तत्व था। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्य में गठन, सिस्पाइन, लेगुनिया और फ्रांस हेड में विभक्त कर दिया गया था। आगे अगर हम देखें तो आगे है वियना कांग्रेस के द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा दो राज्य पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण। वियना कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था जी, कि 2 राज्य पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया था। तो पीडमाउंट और सार्डिनिया को किसके द्वारा एकीकरण किया गया था, वियना कांग्रेस के द्वारा। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी सोच। इटली के एकीकरण में सहायक तत्व में मेटरनिख की जो प्रतिक्रियावादी सोच थी वो भी सहायक रहा। दूसरा है नागरिक आंदोलन हुआ, लोग नागरिक मतलब लोगों के द्वारा आंदोलन किए गए, ये एक सहायक है। मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी का योगदान। और इटली के एकीकरण में मेजनी का, काउंट काबूर का और गैरीबाल्टी का योगदान था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में किनका योगदान था। तो इटली के मुख्य रूप से इटली के एकीकरण में मेजनी का, काउंट काबूर का और गैरीबाल्टी का क्या था जी, योगदान था। आप हमको पूरा विश्वास है कि ये सभी बातें आप बहुत ही बढ़िया से सरलता से लिख देंगे। ठीक है माय डियर, आगे बढ़े। हाँ, जब भी आप पढ़ने बैठना तो कॉपी कलम आप साथ में लेकर के बैठना। ठीक है, अच्छा देखो आज का जो टाइम है ना, जितने भी बच्चे हैं ये रील बनाने में या फिर आप देख सकते हो पढ़ाई के अलावा सभी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप खेलो नहीं, आप खेलने जाओ पर आप जिसमें पढ़ाई करो उसमें पढ़ाई करो। जैसे ऑफलाइन यहाँ पे बहुत सारे छात्र आते हैं, ऑफलाइन वाले में क्या होता है भाई कि बहुत सारे गार्जियन है ये बोलते हैं कि बच्चा घर पे पढ़ाई करने के लिए बैठता ही नहीं है। बहुत सारा बच्चा है जो ये बोलता है कि नहीं आप मोबाइल खरीदिए, आप मोबाइल खरीदवाइए, अच्छा बात है। आप ऑनलाइन किसी भी जो भी यूट्यूब पे या ऐप पे जो भी बेहतर आपको टीचर्स लगते हैं जिनकी बातें आपको समझ में आती है उनसे आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप खेलने के साथ साथ जरूर ही पढ़ाई कीजिए। आप ऐसा नहीं कि इधर से उधर केवल दिन भर बंक मारते रहिए, घूमते रहिए, तो एक टाइम के बाद से आपके लिए क्या हो सकता है, तकलीफ उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आप याद रखो कि आप सब काम करो, सब काम के साथ साथ सबसे ज्यादा काम जो आपको करना है वो पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में किनका हाथ था जी, मेजनी का। हम देखेंगे कि मेजनी क्या क्या थे और कैसे इन्होंने इटली के एकीकरण में इनका योगदान है। तो वो रहा है कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारकों का समर्थक और योग्य सेनापति थे। एग्जाम में आ जाता था कि मेजनी कौन था, तो मेजनी कौन था जी, सेनापति। मेजनी और भी क्या है, साहित्यकार है, गणतांत्रिक विचारों का क्या है जी, समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। एग्जाम में पूछ सकता है कि मेजनी का संबंध किससे था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी कार्बोन सॉरी मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो मार दोगे कि मेजनी का संबंध किस दल से था, तो कार्बोनरी गुप्त दल से मेजनी का संबंध था। या कार्बोनरी नामक गुप्त दल से किनका संबंध था,
तो किसका संबंध था जी? मेजनी का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा। 1830 में मेजनी ने उत्तरी और मध्य जो इटली था इसका एकीकरण करना चाहा। कौन जी? तो 1830 में अपने मेजनी साहब ने सोचे कि इटली का जो उत्तरी इलाका है और मध्य इलाका है इन दोनों का इन्होंने एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। लेकिन मेटरनिख के द्वारा क्या किया गया जी? कि जो नागरिक आंदोलन था उसको दबा दिया गया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। जिस कारण से क्या हुआ जी? कि मेजनी साहब को इटली से पलायन करना पड़ा, मतलब इटली से इनको जाना पड़ा। तो आपसे पूछेगा कि 1830 में किसने उत्तरी तथा मध्य इटली को एकीकरण करना चाहा? तो किसने? मेजनी ने। ठीक है, लेकिन मेटरनिख के नागरिक आंदोलन ने इसको क्या किया जी? दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को क्या करना पड़ा? इटली से पलायन करना पड़ा, इटली से भागना पड़ा। आगे है, मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। आपसे पूछेगा कि यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया? तो किसने किया? मेजनी ने। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था का स्थापना कब किया? तो 1831 में। ये बातें आपको बहुत ही बढ़िया से याद होनी चाहिए। आगे है, मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। जैसे यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था, ठीक 1834 में मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था का क्या किया जी? स्थापना किया। ये भी पूछ सकता है कि यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना कौन किया? तो कौन किया? मेजनी। और पूछेगा कि यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना कब किया गया? तो कब किया गया? 1834 में। पूरे 1848 में मेजनी पुनः इटली आया। जो 1830 में जो मेजनी साहब उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहे, लेकिन मेटरनिख का नागरिक आंदोलन ने उसे दबा दिया, जिसके कारण क्या करना पड़ा था जी? मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। फिर मेजनी ने 1831 में क्या किया जी? तो यंग इटली नाम संस्था का स्थापना किया। फिर 1834 में इन्होंने यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया, और तब लास्ट में 1848 में मेजनी ने पुनः इटली आया। ठीक है, आगे देखते हैं। मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी चाहता था कि इटली को एकजुट किया जाए और बनाया जाए क्या जी? गणराज्य बना दिया जाए। लेकिन सार्डिनिया पीडमाउंटेन का शासक, आपको पहले भी बताया गया है कि सार्डिनिया पीडमाउंटेन था वो राजा के अधीन था। सार्डिनिया पीडमाउंटेन के शासक चार्ल्स अल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों मतलब राज्य, सभी राज्यों का विलय करना चाहता था। पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था, और ये जो पोप था वो इटली को क्या बनाना चाहता था? धर्मराज। तो आपसे पूछेगा कि पोप इटली को क्या बनाना चाहता था? तो धर्मराज। इस तरह विचारों के टकराव के कारण अब मेजनी का अलग विचार है, सार्डिनिया पिंड माउंटेन के शासक चार्ल्स अल्बर्ट का अपना मत है, और वैसे ही पोप जो है उसका अपना मत है। तो अलग अलग विचार के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मतलब अवरुद्ध मतलब क्या? रुकावट आ गया। मेजनी पुनः पलायन कर गया, और मेजनी फिर से इटली के एकीकरण करने में असमर्थ रहे, और फिर से ये क्या हो गया जी? पलायन कर गया। तो यहाँ पे काउंट का वुड का जो टॉपिक है अपना, ये अपना कल के लिए है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहन, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए जाते जाते जो भी हीरो टाइप लड़के हैं उनके लिए एक हम शायरी सुना देते हैं, ध्यान से सुनना।
क्यों मरते हो बेवफा सनम के, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। ये जो शायरी है ना, ये हमारे गुरु जी सुनाया करते थे। आज हम भी आप लोगों को सुना देते हैं, ध्यान से समझो। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए। ये लड़कियां अपना दुपट्टा उतार देंगी तेरे कफन के लिए। ठीक है माय डियर, तो इसी के साथ क्लास का हम एंड करते हैं। मिलते हैं कल काउंट का गुर से, हम आपको अगला क्लास देंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।